आपको मैं जो है सेकेंडरी सेल वॉल पढ़ाता हूँ। सेल वॉल में मैंने आपको प्राइमरी पढ़ा दी है, सेकेंडरी सेल वॉल देखिए। तो प्राइमरी सेल वॉल देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था बीच में ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये दो प्लांट सेल हैं। इन प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो दोनों प्लांट सेल को जो बीच में ग्लूड कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है, वो मिडिल लैमेला होती है। इस मिडिल लैमेला के ठीक बाद एक रेगुलर लेयर है जिसे हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अब आप इस प्राइमरी सेल वॉल के बाद, मतलब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो बनेगी, ये आप देखिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो लेयर बनती है वो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। लेकिन आप ये देखिए ये सेकेंडरी सेल वॉल बनती कैसी है, आप थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे। ये सेकेंडरी सेल वॉल कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस सेकेंडरी सेल वॉल में ये देखिए ऐसे बीच बीच में, ये बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस है। इस सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर होती है। ये देखिए, चाहे आप इधर बना दें और चाहे आप इधर बना दें, मतलब अगर आप सेकेंडरी सेल वॉल बना रहे हैं तो आपको इसमें 3 लेयर दिखानी पड़ेगी। तो ये कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ये 3 लेयर मिलकर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। ये कौन कौन सी लेयर है, इनका अगर आपको नाम लिखना है तो एक लेयर है जिसका नाम S1 है, एक का नाम है S2 है और एक का नाम S3 है। ये S1, S2, S3 मिलके सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए, अगर किसी सेल में सेकेंडरी सेल वॉल हो जाता है तो वो सेल परमानेंट हो जाती है, मतलब वो सेल डिवीजन में नहीं जाएगी। तो अगर आपको सेकेंडरी सेल वॉल का लोकेशन लिखना है, सेकेंडरी सेल वॉल का लोकेशन लिखना है तो लिखिए लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके ठीक बाद सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा कंटिन्यू लिखिए, दूसरे लिखिए ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस है नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, बीच बीच में गैप है। ये आपको ध्यान रखना है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। अगर हम इसके गैप को क्लियर करें तो देखिए ये एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है और यहाँ पर एक गैप है। ये तो ये जो गैप है, इन गैप को हम लोग पिट्स कहते हैं। ये देखिए ये पिट्स है, ये जो गैप आप देख रहे हैं ये पिट्स है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों तरफ होते हैं। तो अगर आपको ध्यान देखना है तो सबसे पहले मिडिल लेयर है, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है। अगर आप ये देखिए कि जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, तो प्राइमरी सेल वॉल, ये बात आप फिर से मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश कर जाती है। डिमिनिश कर जाना मतलब पतली हो जाती है या वीक हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको लिखना है कि इसमें जो सेलुलोज है उसका अमाउंट ज्यादा है। ये देखिए इसमें जो हेमी सेलुलोज है इसका अमाउंट कम है, उल्टा चलता है और इसमें पेप्टिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। आपको ये पूरी बात ध्यान रखनी है सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। और भी सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक बार कंफर्म कर लें कि यह प्राइमरी सेल वॉल के बाद पाई जाती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स प्रेजेंट होना सेकेंडरी सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये भी आपको फोकस करना है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सेकेंडरी सेल वॉल का। मैं फिर से फोकस करता हूं, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है सेकेंडरी सेल वॉल, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, पिट्स प्रेजेंट है। सेकेंडरी सेल वॉल जब बन जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश कर जाती है, सेलुलोज आता है, सेलुलोज कम है और इसमें पेप्टिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसके सिवा अगर आपको ये लिखना है, इसके बारे में थोड़ी सी और बात लिखें सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, तो कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, ये जो है 3 लेयर की बनी है, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। वो कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं? तो कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स अगर आपको लिखना है तो 3 लेयर्स का नाम लिखिए, एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है। एक और बात लिखिए, हार्ड बाई, ये देखिए अपोजिशन एंड अक्रीशन नाम है। ये देखिए अपोजिशन एंड एक्रीशन, ये दो प्रक्रियाएं हैं जिससे इसका फॉर्मेशन होता है, इंटरसेप्शन एंड एक्रीशन। सॉरी, ये इंटरसेप्शन लिखा जाएगा। मैं भी आपको इसको कंफर्म करा देता हूं कि ये इंटरसेप्शन होता क्या है, इंटरसेप्शन और एक्रीशन क्या टर्म होता है। आप अगर समझना चाहें समझ लें, ये जो लेयर बनती है, ये लेयर का फॉर्मेशन यही साइटोप्लाज्म कराता है। तो जो लेयर बनती है
वो उस प्रक्रिया को इंटरसेप्शन कहते हैं, और इन लेयर्स के बीच में जो डिपोजिशन होता है उस प्रक्रिया को अक्रीशन कहते हैं। मतलब लेयर का फॉर्मेशन इंटरसेप्शन से होगा और उनके बीच में जो सब्सटेंस भरा जाएगा वो जो है एक्रीशन है। या आप ऐसे समझ लें कि ये 3 लेयर हैं, ऐसे आप समझें ये 3 लेयर हैं। इन 3 लेयर का नाम क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, ये ऐसे यहाँ पे ये 3 लेयर है, तो ये S1 है, ये S2 है, S3 है। इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है? साइटोप्लाज्म। तो उस प्रक्रिया को हम लोग इंटरसेप्शन कहते हैं। लेकिन इनके बीच में जब मटेरियल भरा जाता है, इनके बीच में जो स्पेस है वो भरा जाता है, तो उसे हम लोग अक्रीशन कहते हैं। ये देखिए, फिर लिखिए प्रेजेंट इन ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो परमानेंट हो गए। परमानेंट मतलब क्या हुआ? जो आप डिवीजन में नहीं जाएंगे। इसका मतलब सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है इसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा इसका। जब परमानेंट टिश्यू हो गई तो आप कहेंगे कौन कौन से सेल्स हैं? मैंने कह दिया सर ये 2 जो सेल्स हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। इन सेल्स का कभी डिवीजन नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा कि जिस सेल में सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा उस सेल में फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है। लेकिन जिस सेल में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाएगी, केवल प्राइमरी सेल वॉल पाई जाएगी, उसमें डिवीजन होगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जहां सेकेंडरी सेल वॉल पाई जा रही है वहां प्राइमरी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में केवल प्राइमरी है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी है। डिफरेंस देख लीजिए, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है, डिसकंटिन्यूअस है, पिट्स प्रेजेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंडरी सेल वॉल जब बन जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाती है। सेलुलोज का अमाउंट ज्यादा है, सेलुलोज का अमाउंट कम है, फैटी सब्सटेंस पड़े हुए हैं। 3 लेयर की बनी है, S1, S2, S3, और इसमें इंटरसेप्शन और अक्रीशन प्रक्रिया से बनती है। इंटरसेप्शन से इसकी लेयर बनती है, अक्रीशन के द्वारा इसके बीच में जो है मटेरियल डिपॉजिट होता है, और ये परमानेंट टिश्यूज में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके सिवा थोड़ी सी बात आपको और सीखनी है। ये देखिए टर्सरी सेल वॉल। तो अगर आपको टर्सरी सेल वॉल लिखनी है तो मैं आपसे पूछूं कहाँ बनेगी? आप यहाँ फिगर देखेंगे तो कहेंगे सर फिगर के बगल में टर्सरी बनेगी। तो मैं अगर आपको लिखूं इसके बारे में क्या कमेंट लिखा जाएगा? तो ये देखिए, आप लिखेंगे प्रेजेंट बीनीथ सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल के ठीक नीचे पाई जाती है। दूसरा लिखिए, प्रेजेंट इन कहां पर पाई जाती है? प्रेजेंट इन, आप फट से लिखिए, इसकी एनसीईआरटी ने कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन आप लिखिए प्रेजेंट इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। प्रेजेंट इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये लिखिए आप। ये टर्सरी सेल वॉल है, हर जगह नहीं पाई जाती है, सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स पे पाई जाती है। अगर आपको बनाना होगा तो आप ऐसे बनाएंगे कि सर अगर आपको टर्सरी बनानी है तो अंदर बना, तो आप सीक्वेंस देख लें। सबसे बीच में मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर टर्सरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब आपको ये मैंने प्राइमरी पढ़ा दी, सेकेंडरी पढ़ा दी और टर्सरी पढ़ा दी। आपको मैं इसी सेल वॉल की भी रिस्पेक्ट में एक तीसरी बात पढ़ाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब आपको ये चीज पढ़नी है, आपको पढ़ना है प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक टॉपिक है, 11th की एनसीईआरटी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको भी अच्छे से सीखना है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एनसीईआरटी है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको इसी सेल वॉल में पढ़नी है, सेल वॉल की अंतिम लाइन एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो जग सुना सुना लगेगा। ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा माने क्या हुआ, आप ये समझे। यहाँ प्लाज्मो मतलब हुआ, अगर आप ये देखिए ऐसे लिखिए, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये देखिए साइटोप्लाज्मिक क्या कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। एडजेसेंट प्लांट सेल मतलब जो प्लांट सेल बगल बगल में है उनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, उसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम लोग जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब आप इस बात को यहां देखें, यहां पर देखें। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि भाई देखिए ये प्लांट सेल है, तो आप कहेंगे सर अगर ठीक है प्लांट सेल मैंने मान लिया, हमने कहा भाई एक प्लांट सेल ये है और एक प्लांट सेल ये है, और इसमें सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है तो आप कहेंगे अगर सर सेकेंडरी सेल वॉल है तो आप लिख दीजिए ना कि ये परमानेंट टिश्यू है। हमने लिख दिया भाई ये परमानेंट टिश्यू है। अब आप कहेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, दोस्ती तो हमारी आपकी ही है, ये परमानेंट टिश्यू है। तो अब ये बताइए परमानेंट टिश्यू है जब ये, तो अगर आपने
यहाँ पर कोई वाटर वगैरह कुछ भी डाला, न्यूट्रिएंट डाला, तो जाइलम फ्लोएम ही है, तो इस सेल का मटेरियल इस सेल में ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस सेल का मटेरियल इस सेल में जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वो इसी पिट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ये देखिए, इसी पिट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेल के साइटोप्लाज्म से और इसके सेल के साइटोप्लाज्म में एक तरह का सेलुलर कनेक्शन है, या सेलुलर कनेक्शन नहीं, सॉरी, तो वो डेस्मोटिब्यूल्स हो जाएंगे। ये प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा माने इस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। या आप इसी बात को यहाँ पर एक दूसरा फिगर आप देख लें, जैसे ये देखिए, एक सेल ये है और एक सेल ये है, ये दो सेल आपके पास है, ऐसे 3 सेल बना लेते हैं। और अब इन तीनों सेल्स में इस सेल का जो, मान लीजिए ये जो सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो अगर आपको इनके बीच में कनेक्शन डेवलप करना है तो आप क्या करेंगे, इन सेल्स के बीच में इन जगहों पर ऐसे पिट्स बनेंगे। आप वहां पर ऊपर नहीं देखिए, अभी आप यहाँ नीचे देखें, और इस सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, ये मूव करके इस सेल में जाएगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये ऐसे यहाँ मूव करके जाएगा, ऐसे यहाँ का साइटोप्लाज्म मूव करके यहाँ जाएगा, और इसका साइटोप्लाज्म मूव करके यहाँ जाएगा। इसका मतलब एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में इसे मूव करके जा रहा है। इस तरह से अगर आप देखें, 3 सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपस में एक खास तरह का स्ट्रीमिंग हो रही है, एक मूवमेंट हो रहा है, और इसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, सेल का कनेक्शन नहीं है, इसका ध्यान रखना है। इस टर्म का एक्सप्लेनेशन, ये जो टर्म है, टर्म वाज साइटोप्लाज्म, जो टर्म है, टर्म वाज क्वाइंड बाय, ये देखिए, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्ट्रासबर्गर। ये स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा टर्म का इस्तेमाल किया प्लांट सेल में। ये देखिए, जब मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये मिडिल लैमेला है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो जब प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, तो प्राइमरी सेल वॉल पतली हो जाती है। फायदा होता है कि इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करके चला जाता है, और जब इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करके चला जाता है, तो उसके इस कनेक्शन को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और ये देखिए, इस तरह से ये कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, आपको ये बात देखनी है। इसके सिवा एक शब्द और है जो आपको सीखना पड़ता है। आप यहाँ देखिए, एक शब्द लिखा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, डेस्मोटिब्यूल्स सिखा रहा हूँ। देखिए, डेस्मोटिब्यूल्स, अगर आप ये समझे, इसकी मीनिंग समझना चाहें, तो यहाँ डेस्मो माने हुआ कनेक्शन, ऐसे आप इसकी मीनिंग समझिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ये देखिए, टिब्यूल्स, वो कनेक्शन किसके द्वारा है, तो आप कहेंगे सर टिब्यूल्स के द्वारा है। तो डेस्मोटिब्यूल्स है क्या? अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में मूव करके जा रहा है, तो आखिर लेके कौन जा रहा है? ये लेके जा रही कुछ खास तरह की टिब्यूल्स हैं, जो एक सेल से अगले सेल में मूव करके ले जा रही हैं, और इन टिब्यूल्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूल्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेस्मोटिब्यूल्स क्या है, तो आप कहेंगे टिब्यूल्स ऑफ क्या बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन साइटोप्लाज्मिक क्या बेटा? स्ट्रीमिंग। एक सेल से अगले सेल में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसे कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूल्स कर रही है। मतलब इस सेल से इस सेल में जो मटेरियल जा रहा है, वो जो मटेरियल जा रहा है, उस मटेरियल को यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल्स हैं, ये मूव करा के सेल में ले जा रही है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सेल के लोअर साइज से, मतलब नीचे से, जड़ से, और पानी या न्यूट्रिएंट जो है ऊपर तक ट्रांसफर हो जाएगा इसके तरीके से। तो इस सेल का इस सेल से जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, वो प्लाज्मोडेस्माटा है, और उस कनेक्शन को कैरी कौन कर रहा है? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? इसका ध्यान रखना है। वो चीज है टिब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन टिब्यूल्स को हम लोग डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। एक बात और आप देख लें, डिपोजिशन देख लें। डिपोजिशन क्या होता है? अगर आप या आपसे कनेक्शन, इसका सेल वॉल का फंक्शन देखें, सीधा टिब्यूल्स, सीधे फंक्शन देखें, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सेल वॉल नॉन लिविंग लेयर है, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है, उसमें लाइफ नहीं है। इसलिए पहली बात लिखिए, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरिया या फ्रॉम पैथोजन, लिख लीजिए।
किसी भी, आप ये सोचिए जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, मैं अगर आपसे कहूं कि ब्लैक बोर्ड लिविंग है या नॉन लिविंग है तो आप कहेंगे सर नॉन लिविंग है। हमारी आउटर स्किन क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है तो आप कहेंगे नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है तो जब कोई चीज नॉन लिविंग होगी तो उसमें किसी बैक्टीरिया पैथोजन का इन्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए सेल वॉल का पहला काम है कि सेल वॉल जो है हमारी प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है। हमारी नेचर ने, जो हमारी मदर नेचर है, उसने क्या किया, एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर आउटर कवरिंग नॉन लिविंग लगा दी है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, नॉन लिविंग है, और प्लांट सेल के ऊपर जो आउटर लेयर है सेल वॉल, वो भी नॉन लिविंग है। फायदा ये हो जाता है कि जब कोई चीज नॉन लिविंग होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस 0 होते हैं। पहला फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम पैथोजन। दूसरा देखिए, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इज परमिएबल, ऐसा लिखा है, सेल वॉल इज परमिएबल, परमिएबल होती है, लेकिन ध्यान रखें इट प्रिवेंट्स, अगर आपको लिखना है इट प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ अनडिजायरेबल, ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी की लाइन है, मैं इसको लिख के अंडरलाइन कर देता हूं, अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल, फोकस करना है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, यही याद करना है। परमेबल तो है लेकिन जो अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल उनको सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं होने देता है। और तीसरी बात देखिए, कसम से आपको मजा आ जाएगा, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल से अगले सेल के इंटरेक्शन में सेल वॉल मदद करती है, इंटरेक्शन। ये देखिए 3 फंक्शन हो गए सेल वॉल का। तो पहले पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, दूसरा जो है परमेबल तो है लेकिन अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल को ट्रांसफर नहीं होने देती है, और दूसरा है, तीसरा फंक्शन है सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है। ये तीनों फंक्शन, ये देखिए मेडिकल का जो टिकट है एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी के में ये एक्सप्लेन है। पूछा जाता है कि कौन सा सेल वॉल का फंक्शन नहीं है, तीनों याद कर लो, इसके बाद जो चौथा होगा वो फंक्शन नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। अब आपको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखें, इसके टोटल कितने नाम हैं। सबसे पहले आप इसका देखिए, इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये दूसरा नाम हो गया। इसका तीसरा नाम है प्लाज्मा लेमा कहते हैं इसको, ये देखिए प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये देखिए इसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन नाम है, इसके बहुत सारे नाम है, यूनिट मेम्ब्रेन नाम है, ये देखिए यूनिट मेम्ब्रेन नाम है। फिलहाल हम लोग इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं, तब पता चलेगा। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन, बहुत सारे नाम है, हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो आता है जेक्यू प्लवर का। डिस्कवरी अगर देखा जाए तो ये जेक्यू प्लवर ने फर्स्ट पॉइंट द टर्म प्लाज्मा लेमा। सबसे पहले जेक्यू प्लवर ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा, ये आपको याद करना है। दूसरा याद करना है, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम कार्नेगेली है, कार्नेगेली नाम है। कार्नेगेली ने इसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ये देखिए हम आपको पूरी इसकी डिटेल सिखाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, ये इसकी हिस्ट्री है। जेक्यू प्लवर ने इसे सबसे पहले प्लाज्मा लेमा कहा, कार्नेगेली ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ये देखिए एक साइंटिस्ट है, इनका नाम रॉबर्टसन है, ये नाम आता है, आपको सीखना भी इनके बारे में। रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा, रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा। तो ये तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। एनसीईआरटी में कहीं पर भी इनका कोई नाम नहीं है, तो फुर्सत मिल गई। अगर आपको पढ़ना है पढ़ना है, नहीं तो जैसा भी आपको मन करे। तो जेक्यू प्लवर ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा, कार्नेगेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा। ये तो वो नाम है जो आप सुनते हैं, इसके सिवा भी इसके बहुत सारे नाम। आप कहेंगे सर और क्या नाम है इसके, तो अगर इसके आप नाम ये देखें तो सबसे पहले इसकी आप अकरेंस देख ले, पाई कहाँ जाती है, अकरेंस देख ले फिर नाम देखे जाते हैं। अकरेंस माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले बात आप ये देख ले। तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपका घर है तो उस घर पे बाउंड्री तो होगी ही।
बाउंड्री है और तुम बाउंड्री छल मेजर अपनी बाउंड्री ऊपर कर लो, हम एक फलांग में एक छलांग में कूद के बाहर हो जाएंगे। तो वो जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर आप यूकैरियोटिक, एक बात और देख लें, एनिमल सेल अगर है चाहे वो प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक, तो वो आउटर बाउंड्री है। मतलब एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कितनी सिंपल सी बात है, ये देखिए। लेकिन अगर वो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में मैं आपसे पूछूं कि प्लांट सेल में मान लीजिए आप एनिमल सेल देख लीजिए। अगर कोई एनिमल सेल है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ऐसे लिख लीजिए, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल है। लेकिन अगर आपने कहा सर प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में देखिए प्रेजेंट बिलो सेल वॉल, ये ऐसे लिख दीजिए कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट बिलो, लिखते जाइए इसे, सेल वॉल, ये लिख दीजिए, सेल वॉल लिख दीजिए, सेल वॉल। अगर आपको इसका फिगर बनाना है तो ऐसे यहाँ बना दीजिए, ये ऐसे बनाइए, ये बनाइए। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? आप कहेंगे सेल वॉल है। तो कुल मिला के एनिमल सेल में ये आउटर बाउंड्री है और प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर पड़ी हुई है। अब इसके और भी कुछ बातें हैं, आप याद रख लें। कुछ बातें क्या हैं? पहली बात तो आपको याद करना है, लिविंग है। मैंने आपको कहा था लिविंग है। से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी चीजें पाई जाती है वो नॉन लिविंग होती हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब के सब लिविंग होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। एंड आप एक बात और लिख लें, एंड सेलेक्टिवली परमेबल है। ऐसे इस बात को एक्सप्लेन कर लें, लिविंग है और सेलेक्टिवली परमेबल है। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है और सेलेक्टिवली परमेबल है। ये आपने तीसरी बात इसे फट से नोट कर दी। अब आप इसके अदर नेम्स देख लीजिए, इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। अदर नेम्स क्या है इसके, और क्या कुछ नाम है ऐसा सेल बायोलॉजी में? जी हाँ, देखिए क्या क्या नाम है इसके नाम। सबसे पहला इसका जो सेल बायोलॉजी नाम हम लोग देखते हैं, वो नाम देखते हैं कि किसी एक जगह पर इसका नाम मीसोसोम है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम मीसोसोम भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या है मीसोसोम? कभी भी आप ऐसे बैक्टीरिया बनाते हैं ऐसे, तो बैक्टीरिया जब आप बनाते हैं तो सबसे आउटर बाउंड्री आप मान लीजिए लिख दिया आपने सेल वॉल। तो अगर आपने सेल वॉल लिख दिया तो बैक्टीरिया क्या हुआ? प्लांट हुआ कि एनिमल हुआ? आप बोलेंगे सर वो प्लांट हुआ। तो सेल वॉल लिख दिया और सेल वॉल के अंदर आपने ऐसे एक बाउंड्री खींचना शुरू की और बीच में आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। तो आप मुझसे मैंने पूछा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं? इस फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं मीसोसोम कहते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम मीसोसोम भी है। तो अगर आपको लिखना है तो इस मीसोसोम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बैक्टीरिया के केस में, मतलब जो बैक्टीरिया है उसमें मीसोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है? इनफोल्डिंग है। आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी ने इसके 7 फंक्शन लिखे हुए हैं। क्या क्या फंक्शन लिखे हैं? और मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो मीसोसोम है ये एनालॉगस टू ये आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है वही काम मीसोसोम का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन करना, एटीपी का प्रोडक्शन करना, वही काम ये भी करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे मीसोसोम क्या है तो आप बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। दूसरा नाम इसका देखिए, इसका दूसरा नाम किसी एक जगह डोनल मेम्ब्रेन है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको बहुत परेशान नहीं होना है, हर जगह ये आपको नाम मिलता रहेगा, आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कल्याण नहीं है। तो डोनल मेम्ब्रेन के बारे में आप देख लीजिए, ये देखिए, ये ऐसे बना लीजिए और नाम लिख दीजिए बड़ा बड़ा आरबीसी। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कह के हम लोग बेटा डोनल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप नए लर्नर हैं लेकिन आपको सीखना है, तो आपको क्या लिखना है? ऐसे सिंपल से लिखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये देखिए आपने लिख दिया, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये याद करना है। तीसरी बात आपको याद करना है कि इसका एक नाम सार्कोलेमा भी है। लो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम सार्कोलेमा भी है। तो कौन सा नाम है सार्कोलेमा में? ये देखिए, ऐसे फिगर बनाइए
और ऐसे फिगर बना के इसका न्यूक्लियस बना दीजिए। यहाँ लिखिए कि इसका नाम मसल सेल है, मसल सेल है। तो अगर ये सेल है, एनिमल सेल है, तो इसकी आउटर बाउंड्री क्या होनी चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसकी आउटर बाउंड्री को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कह के इसकी आउटर बाउंड्री को हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। ये देखिए, परेशान मत होइए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल सी एक लाइन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। ये देखिए आपने फट से लिख दिया। मसल सेल की आउटर बाउंड्री को ये हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। एक नाम इसका और है, ये देखिए एक्सोलेमा है। आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, एक्सोलेमा लिख दिया तो मुझे एग्जाम की फीलिंग आ रही है, तो मैं भी सिंपली ऐसे लिख देता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। ये देखिए, ये नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखिए, तो इसके इतने नाम हो गए। फिर से आप एक बार देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन। जेक्यू प्लवर ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा, कार्नेगेली ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा। अक्रेंस देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है। अगर एनिमल सेल है तो उसकी आउटर बाउंड्री है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल के अंदर पड़ी है। यही बात मैंने आपको सिखाया है। बैक्टीरिया के केस में इसका नाम मीसोसोम है। इनफोल्डिंग हो जाती है बैक्टीरिया में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को मीसोसोम कहते हैं। एनसीईआरटी ने उसके 7 फंक्शन लिखे हैं, 7 आपको याद होना चाहिए। हम आपको बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। फिर आपको ये देखिए, डोनर मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन को डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं, और नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। ये है फंक्शन इसके, सारे नाम इसके।